वेलकम टू अन अकेडमी। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ दोस्तों, हमारी फंडामेंटल राइट्स की एक सीरीज चल रही है। बेसिकली मैं कल की कक्षा में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, हम आर्टिकल 24 तक बिल्कुल अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज की कक्षा में दोस्तों हम आर्टिकल 25, ठीक है, से लेके 28 और यदि समय रहा तो आर्टिकल 29 और 30 कवर करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। मेरी स्पेशल क्लास पे शाम में 5 बजे एनसीईआरटी चल रही थी, ठीक है, कल तक। लेकिन अभी मुझे एक चीज लगी कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी सामग्री लेके आनी चाहिए आप लोगों के लिए जो आप लोगों को डायरेक्टली हेल्प करेगी। ठीक है, याद रखिएगा, हिस्ट्री जो मेरा ऑप्शनल रहा है और जिसको मैं बार बार बोलती हूँ अपनी इंट्रो में, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, इन दोनों सेगमेंट को मिला दें दोस्तों तो टोटल लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हम सही कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा एरिया हम कवर कर लेते हैं अपने पीटी के एग्जाम में। ठीक है, यदि हम पॉलिटी के ऊपर कमांड कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं, और हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। पॉलिटी के मेरे जो एमसीक्यू के मैराथन्स हैं वो सैटरडे को हम करते हैं। कहाँ लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज है दोस्तों वो सैटरडे को चल रही है पॉलिटी की, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर करके, रिवाइज करवा करवा के जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ जो यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। आईएएस, सीडीएस, सीएपीएफ और आईएएस ऑप्शनल के जो पेपर्स में क्वेश्चन आते थे। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखना, जो मैं एक घोषणा करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, स्पेशली जो 2021 का पीटी दे रहे हैं और जो 2022 के बारे में सोच रहे हैं, उनकी भी तैयारी यहां से बेहतर होती जाएगी। दोस्तों मैं हिस्ट्री के एमसीक्यू लेके आ रही हूँ और उसको हम स्पेशल क्लास में करेंगे जो डेली अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे 5 बजे होगी। आप वहां पे मुझे ज्वाइन करें और दोस्तों मेरे साथ मेहनत करें, सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। स्पेसिफिक एरियाज हिस्ट्री और पॉलिटी, इनको आप छोड़ के नहीं चल सकते, आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। पहले अनअकैडमी के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अनअकैडमी देश भर में यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, जिसके माध्यम से आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और आंसर पोल की सुविधा भी आपको मिलती है। दोस्तों स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, इसका क्या मतलब है, यानी कि पीटी और मेंस के सिलेबस के हिसाब से अनअकैडमी ने अपने पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर किया है। इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा मिलती है। दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है, 28 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। यहाँ पे आप शीघ्र से शीघ्र एनरोल कराएं और एनरोल कराने से पहले ललिता YT कोड का यूज करें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको अनअकैडमी पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इसका क्या मतलब है, यदि आपने एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप मेरे साथ अनअकैडमी के हर एजुकेटर को सुन सकते हैं, ये चाहे वो लाइव वीडियो हो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो हो। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो ललिता YT कोड का यूज करें। दोस्तों अनअकैडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए जो एंड्रॉयड फोन यूजर हैं वो गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल यूजर एप्पल ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ही जो मैं जिक्र कर रही थी, मेरी स्पेशल क्लास जिसमें मैं हिस्ट्री के एमसीक्यू लेके आने वाली हूँ, जो आपकी पीटी की जो एक बाधा होती है उसको पार करने में एक नैया का काम करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ मुझे ज्वाइन कीजिए स्पेशल क्लासेस में शाम 5 बजे डेली। ठीक है, आप वहां मुझे सुनेंगे। इसके अलावा दोस्तों
मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहाँ तक सिविल सेवाओं के क्षेत्र में मेरे अनुभव की बात की जाए तो मुझे यूपीएससी के साथ अलग-अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। मुझे इंटरव्यू का भी अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और दोस्तों मैंने अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। और दोस्तों जो मेरा यूपीएससी और जो अलग-अलग स्टेट सिविल सर्विसेज का ऑप्शनल विषय होता है या वैकल्पिक विषय होता है, वो मेरा, ध्यान से देखिएगा, हिस्ट्री रहा है दोस्तों। इसीलिए जो स्पेशल क्लास है 5 बजे वाली हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, वहां पे मैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज ला रही हूँ। ठीक है, तो कल से आप मेरे वो एमसीक्यूज देख सकते हैं। बेसिकली आज शाम से 5 बजे से। ठीक है दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी _ललिता_कुमारी टेलीग्राम चैनल पे जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वीडियो के नीचे लिंक दिया रहता है, वहां मेरा प्रोफाइल लिंक होगा, तो मेरे प्रोफाइल लिंक पे जाके आप मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं उनको सुन सकते हैं। अनअकैडमी कंप्रीहेंसिव तरीके से पूरे सिलेबस को डिजाइन करता है दोस्तों। इसमें आप पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज की आपको फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, वहां पे आपको हर एक कोर्स को बहुत ही बारीकी से समझने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप लेने का क्या प्रोसेस है, ये आप 6 महीने से लेके 3 साल तक का ले सकते हैं दोस्तों। और कम से कम 1 साल का तो अवश्य लें, और 12वीं के बाद जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो कम से कम 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लें। आप यदि 3 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 90,000 पे करने होंगे। लेकिन यदि आप ललिता वाईटी कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, और आपको मात्र 81,000 यानी कि 81,000 रुपए ही पे करने होंगे। और दोस्तों ये फीस मार्च में बढ़ने वाली है, तो जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लें और ललिता वाईटी कोड का यूज करें। इसके अलावा दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अपने बेनिफिट्स हैं सॉरी ठीक है, इसमें आपको क्या पर्सनल गाइडेंस मिलती है, पर्सनल मेंटर मिलते हैं, आपकी डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस होती है, यानी कि आपकी पूरी जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें एक मेंटर आपके मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। ये सब्सक्रिप्शन यदि आप 3 साल का लेते हैं दोस्तों और तो आपको 1,53,000 के आसपास पे करना होगा। लेकिन यदि आप ललिता वाईटी कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1,38,000 ही पे करना होगा। तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन लें, चाहे प्लस या आइकॉनिक, तो ललिता वाईटी कोड का यूज करें। इसके अलावा अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। 60 मिनट 60 क्वेश्चन। दोस्तों भागीदारी करें, बढ़ चढ़ के एनरोल कराएं और मेरा कोड ललिता वाईटी यूज करें। जो 1 से 10 रैंक के इस प्रतियोगिता में आएंगे उनको 1 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी में बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, 1 ईयर बैच कोर्स, 2 ईयर एंड एनसीईआरटी बैचेस आप अनअकैडमी पे जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शनल को आइकॉनिक जीएस के साथ और ऑप्शनल को प्लस जीएस के साथ अनअकैडमी ने डिजाइन किया है, जिसका सब्सक्रिप्शन आप 1 साल से लेके 3 साल तक ले सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों यदि आप ललिता वाईटी कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने मौलिक अधिकारों को बहुत ही विस्तृत तौर पे पढ़ा है, एक एक चीज को कोरिलेट करते हुए पढ़ा है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस वाले टॉपिक को, भले ही हम लोगों को समय लग रहा है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि जो टॉपिक है उसकी बेसिक समझ हमें बने। ठीक है, हम कोई ऐसा क्वेश्चन गलत ना करें जो बिल्कुल इजी होता है, जो सब सही करके आते हैं हम गलत। और यकीन मानिए फंडामेंटल राइट ऐसा टॉपिक है जो घोषित तौर पे यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। चाहे पीटी है, चाहे मेंस है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न केवल पीटी मेंस बल्कि साक्षात्कार में भी मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मौलिक अधिकारों के विषय में बारीकी जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हम आर्टिकल
25 डिस्कस करेंगे बेसिकली। 25 से 28 आर्टिकल 25 से 28 दोस्तों बेसिकली दिया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मैं एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ, फिर हम अब ये सोचते हैं, मिलके सोचेंगे कि आखिर संविधान के इतने इंपॉर्टेंट पार्ट भाग 3 में धर्म की स्वतंत्रता अधिकार देने के पीछे कारण क्या था, के पीछे कारण क्या था। तो दोस्तों इस चीज को भी आप ध्यान रखना, इसके पीछे बेसिकली 2 कारण थे। एक तो अल्प जो संख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के अंदर जो भय था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, बेसिकली हम कहें कि धार्मिक सुरक्षा की, अल्पसंख्यकों की धार्मिक सुरक्षा की रक्षा हेतु। पहली बात कि भाई भारत की जब आजादी हुई उस समय एक बड़ी ही नकारात्मक चीज भी चल रही थी कि भारत का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पे दंगे हो रहे थे, ठीक है। और जो धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में रहे, उनकी धार्मिक जो आजादी है वो सुरक्षित रहे, ये दायित्व था किसका? संविधान निर्माताओं का, कि उनके इस भय को दूर किया जाए कि वो भारत में पूरी तरीके से धार्मिक आजादी के साथ रहेंगे। पहला उद्देश्य ये था दोस्तों कि अल्पसंख्यकों की धार्मिक सुरक्षा की रक्षा हेतु। और दूसरा जो धर्म निरपेक्षता जो हमारी मूल ढांचे का पार्ट है, वो तो बाद में बना मूल ढांचा, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके मेरे मूल ढांचे वाला टॉपिक देखें, आपको बहुत फायदा होगा उससे। तो धर्म निरपेक्षता का सीधा मतलब क्या होता है कि राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समान भाव से देखेगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसका धर्म को मानने, उसका अंतःकरण करने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाएगी प्रत्येक भारतीय नागरिक को, केवल कुछ लोगों को नहीं। तो ये 2 मूल बिंदु आप लोगों को ध्यान रखने हैं दोस्तों कि संविधान निर्माताओं के सामने ये संकट था। मैं इसको इरेज कर लेती हूँ अगर आप लोग समझ गए हो तो, कि हम किस तरीके से भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखें, ठीक है। हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल करेंगे और कहा, मौलिक अधिकारों में संविधान निर्माताओं ने इसको शामिल किया आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। अब हम एक एक करके इस आर्टिकल इनको पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल 25 में बोला गया है, मतलब पहली बात हम पढ़ेंगे कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने, ठीक है। अंतःकरण का मतलब क्या होता है कि मैं अपने जो धार्मिक विश्वास है उनको मानूं, ठीक है। अपने धार्मिक विश्वासों को मानने के साथ साथ यदि मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू हूं और मुझे सिखिज्म की कुछ चीजें अच्छी लग रही है तो मैं उनका भी अंतःकरण कर सकती हूँ, ठीक है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म को मुझे अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, और केवल मानना ही नहीं, उस धर्म के अनुसार आचरण की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। कि मैं जो मेरे धर्म के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अनुसार मैं आचरण कर सकूं, मैं पूजा कर सकूं, ठीक है, या मैं यज्ञ कर सकूं, जो भी मेरे धर्म के नियम है उनके अनुसार मैं आचरण कर सकूं। साथ ही दोस्तों प्रचार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 के तहत। लेकिन एक मामला आया था जिसमें न्यायालय ने क्लियर कट प्रचार के मामले में ये बोल दिया था कि किसी व्यक्ति की आर्थिक, कहाँ लिखूं, यहां लिखती हूं, आर्थिक मजबूरी का फायदा उठा के आप उस अपने धर्म का प्रचार करते हो, ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन आप उसका धर्म परिवर्तित नहीं कर सकते, धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है, ठीक है। फोर्सफुली इस चीज को समझिए कि किसी की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठा के या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या 4 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, मैं इरेज कर लेती हूँ फटाफट। अंतःकरण की, धर्म को मानने की, उसके अनुरूप आचरण करने की और उसके प्रचार करने की
स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 में। अब देखिए, आर्टिकल 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान हक होगा। प्रत्येक व्यक्ति को विभेद नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ। ठीक है, इसके प्रभाव क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है जी, मानने का अधिकार है, आचरण का अधिकार है, प्रचार का अधिकार है। अब अनुच्छेद जो 25 है दोस्तों, वो केवल धार्मिक विश्वास ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। ठीक है, केवल सीधी सी बात है भाई, केवल धार्मिक विश्वास ही नहीं, धार्मिक आचरण, जो मेरे विश्वास है उनके अनुरूप आचरण। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि पूजा पद्धति, यज्ञ, ठीक है, तो आचरण करने का भी हमें आर्टिकल 25 अधिकार देता है। यह अधिकार व्यक्तियों, मतलब बेसिकली नागरिकों और गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है। एक एक अधिकार को देखना है दोस्तों। और जो मेरे स्टूडेंट्स मेरी मौलिक अधिकारों की क्लास शुरू से सुन रहे हैं उनको पता है 15, 16, 19, 29 और 30 हर क्लास में रिपीट कर देती हूँ, भूलोगे नहीं। ठीक है, बस 1 मिनट लगता है यार रिपीट करने में। ये अधिकार, केवल 5 अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी अधिकार हैं वो भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी कि नागरिकों के साथ जो गैर नागरिक है उनको भी प्राप्त है। तो आर्टिकल 25 इन 5 में नहीं आता, तो आर्टिकल 25 भी भारतीयों के साथ साथ नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। अब देखिए, यद्यपि ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, अब देखिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 25 में समझने के लिए। यहाँ पे मैं बीच में लिख देती हूँ, 3 चीजें समझनी है। पहला, सार्वजनिक व्यवस्था का मामला हो कि भाई धार्मिक जुलूस निकल रहा है और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का डर है, तो क्या राज्य एक तरीके से इसमें प्रतिबंध लगा सकता है। अपवाद, जैसे जैसे हम अधिकार पढ़ रहे हैं तो हर अधिकार में अपवादों की धारणा है, तो यहाँ पे अपवाद लगा सकता है। नैतिकता से रिलेटेड कोई इशू है या स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार क्या राज्य क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है इनके ऊपर। ठीक है, तो धर्म को मानो, आचरण करो, प्रचार करो, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। ठीक है, आपके जुलूस से सार्वजनिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। एक मामला आया था, आनंद मार्ग वाला मामला आया था दोस्तों। उसमें क्या था कि खोपड़ियां लेके और तांडव नृत्य किया जा रहा था सड़कों पे। तो इससे क्या, ये बेसिकली एक तरीके से हम देखें सार्वजनिक व्यवस्था को भी बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के जब मामले आते हैं तो समय समय पे कोर्ट ने बेसिकली 3 चीजें बोली, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। 3 चीजों के आधार पे आपको रोका जा सकता है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए दूसरा आर्टिकल जो हम पढ़ते हैं दोस्तों वो है आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इतना ही है। आर्टिकल 26 में हम देखेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। क्या क्या होंगे देखते हैं। पहला, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, कि भाई धार्मिक जो प्रयोजन है या मूर्त प्रयोजन है उनके लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उन संस्थाओं के पोषण का काम कर सकते हैं, मतलब उन संस्थाओं के विकास का काम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। जो उनके धर्म से रिलेटेड कार्य हैं उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। कोई संघ बनाने का अधिकार है उनको, अपने धार्मिक संघ बनाने का अधिकार है, या फिर हम कह लें कि मंदिर बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये संस्थाएं बनाई, उनका प्रबंधन करने का भी इनको अधिकार दिया गया है 26 में। जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। जो एक तरीके से धार्मिक कार्यों से जो अर्जित संपत्ति है, वर्तमान में तो सबसे ज्यादा यदि हम देखें कि सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है, तो जो धार्मिक ट्रस्ट है उनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, तो उनको इसके अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, तो जो धार्मिक रूप से अर्जन हो रही है संपत्ति उसके स्वामित्व का अधिकार है और इस संपत्ति का विधि के अनुसार
प्रशासन करने का अधिकार है। ये प्रबंधन की स्वतंत्रता में 4 चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। संस्थाओं की स्थापना करेंगे जी, उनका पोषण करेंगे, उनका प्रबंधन करेंगे। अब संस्था बना ली, पैसा आ रहा है, संपत्ति अर्जन का अधिकार है, उसके स्वामित्व का अधिकार है और विधि के अनुसार उस संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 25, अब इस चीज को समझिएगा, अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है दोस्तों, वही अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों को अधिकार देता है, ठीक है। कि मुस्लिमों के अपने ग्रुप हैं, वो अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करें, प्रबंधन करें। हिंदुओं के ग्रुप है, सिखों के गुरुद्वारे हैं, ठीक है। तो वो अपने अपने हिसाब से अपनी संस्थाओं का जो 4 पॉइंट मैंने बताए वो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आर्टिकल जो 25 है वो बेसिकली व्यक्ति के लिए है और आर्टिकल 26 है वो संस्थाओं या धार्मिक जो संप्रदाय है उसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। अब देखिए, अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत रूप से अधिकारों की रक्षा हो रही थी। मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, ज्यादा कच कच सा हो गया है ये। देखिए, आर्टिकल 25 व्यक्तिगत रूप से कर रहा था ना कि भाई मुझे है, मेरे साथ प्रत्येक भारतीय नागरिक को या फिर विदेशी भी हैं उनको भी अंतःकरण की, मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की। यहाँ पे सामूहिक धार्मिक अधिकारों की रक्षा की बात की गई है 26 में, ठीक है। आर्टिकल 25 की तरह ही 26 भी, फिर 26 में भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, इन 3 चीजों को ध्यान रखना है, संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान में नहीं। ये जो लास्ट लाइन है इसमें बेसिकली हमको बहुत अच्छे से ध्यान, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और ये 3 आधार बार बार आएंगे, ये 3 आधार आपको ध्यान रखने हैं और खुद भी आप विवेकशील हैं, इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं। मार्कर कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। कि भाई सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से रिलेटेड जब भी मुद्दे आते हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। भाई अव्यवस्था नहीं फैलने दे सकते ना, अराजकता नहीं फैलने दे सकते ना, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उस धार्मिक स्वतंत्रता से यदि सार्वजनिक अव्यवस्था फैलती है तो आप कैसे अनुमति दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए, यहां तक हो गया। अब जो धार्मिक संप्रदाय बनेंगे, जो धार्मिक एक तरीके से ग्रुप बनेंगे, उनके लिए 3 कंडीशन रखता है कि ये व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनकी आत्मसंतुष्टि के अनुकूल हो, सामान्य संगठन और एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आर्टिकल 26 की ये लाइन ध्यान रखना कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है और कि क्या क्या प्रबंधन करना है वो हम देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला है दोस्तों, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। धार्मिक गतिविधि, इसे इजी भाषा में कहूं तो धार्मिक गतिविधियों के मामले में करों से छूट संबंधी बात की गई है। कैसे, देखिए, अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं किया जाएगा कि किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में अगर कोई व्यक्ति व्यय करना चाहता है तो उसे क्या कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मोटी मोटी बात समझ लीजिए, ठीक है, कि धार्मिक जो अभिवृद्धि है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छूट संबंधी प्रावधान किया गया है। राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं किया जाएगा। एक दूसरी बात भी है कि भाई ना तो हम आपसे कर ले रहे हैं और ना ही जो हमारे पास, मतलब राज्य के पास जो कर आधार है, जो एकत्रित धन है, उसका प्रयोग किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान या रख रखाव के लिए व्यय नहीं किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यदि राज्य अपने करों का प्रयोग धार्मिक उत्थान में करने लगा तो जो हमारी दूसरी प्राथमिकता क्षेत्र है, भाई हमारे सामने बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, ठीक है, गरीबी, भूखमरी, रोजगार, कुपोषण, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको हमें बुनियादी सुविधाएं देनी है, तो राज्य वो काम कब करेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा बोला गया है कि भाई जो धन है, जो एकत्रित कर है, उसको किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान या रख रखाव के लिए व्यय नहीं किया जाएगा, ठीक है। 27 आप लोगों को समझ में आया।
उसके बाद 28 में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इसे देखिए, इसमें 3-4 मामले आए और फिर इसको डिस्क्राइब किया गया दोस्तों। 28 क्या कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे संस्थान जो 100% राज्य द्वारा पोषित हैं, उनमें किसी धार्मिक शिक्षा, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक, जो कि हमारे धर्मनिरपेक्षता के पहलू से सीधा जुड़ता है। अगर एक धर्म की शिक्षा दे रहे हो तो फिर तो आपको सभी धर्मों की शिक्षा देनी पड़ेगी, और कितने धर्म, विश्व में जितने भी धर्म हैं वो सभी आपको भारत में मिल जाएंगे। तो फिर धर्मनिरपेक्षता की जो नींव है उसके ऊपर ठेस पहुंचेगी ना। आप लोग खुद समझदार हो, तो सीधे तौर पे बोल दिया भाई राज्य के द्वारा जितने भी पोषित हैं धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहली कंडीशन है धर्मनिरपेक्षता की इस आर्टिकल के तहत। दूसरा देखिए, हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना उनके द्वारा की गई है, कुछ लोगों के समूहों द्वारा की गई है, लेकिन प्रशासन राज्य करता है। वहां पे आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि ये वो संस्थान या विन्यास होते हैं जो किसी धार्मिक समूह द्वारा ही स्थापित होते हैं। कुछ हिंदुओं के होते हैं जिनका प्रशासन राज्य कर रहा है, तो वहां पे आप हिंदू धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। कुछ मुस्लिम्स द्वारा स्थापित होते हैं, कुछ सिखों द्वारा स्थापित होते हैं, कुछ ईसाइयों द्वारा स्थापित होते हैं। वहां पे आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो धार्मिक शिक्षा। अब देखिए, अगला पॉइंट देखना है आपको। राज्य से मान्यता प्राप्त राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक राष्ट्रगान वाला मुद्दा आया था, उसमें बेसिकली न्यायालय ने कहा था कि जो राष्ट्रगान है वो भी अंतःकरण के तहत ही आता है और आप बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन बाद में उसमें चेंजेस हुए और ये अपेक्षा की गई कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। वो एक अलग एंगल है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाला जो व्यक्ति है या जो संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा है या उपासना में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की मर्जी है कि वो उस धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करे तो वो उसका स्वविवेक होगा। ठीक है, उसको किसी बाह्य फोर्स के द्वारा बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुमको तो आज हाथ जोड़ के गायत्री मंत्र गाने ही है या तुमको तो ये कलमा पढ़ना ही है। ठीक है, तो दोनों तरीके की बातें हमको ध्यान रखनी है, बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति आवश्यक होगी। अब कोई अवयस्क है, ठीक है, उसके मामले में संरक्षक की सहमति की आवश्यक होगी यदि धार्मिक शिक्षा दे रहे हो तो। आर्टिकल 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। ये आप ध्यान से देख लीजिए कौन सी 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थान है जी। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं दोस्तों जो पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है, भाई जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य कर रहा है। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन स्थापना किसी विन्यास के न्यास के तहत हुई हो। मैं ऊपर इन दोनों की चर्चा कर चुकी हूँ। ठीक है, तीसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान होते हैं, राज्य ने बस मान्यता दी है। ठीक है, और ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, संपूर्ण नहीं लेकिन कुछ वित्तीय सहायता, मान लो 10% राज्य दे रहा है उनकी वित्तीय सहायता को। तो प्रावधान जो 1 है दोस्तों, प्रावधान 1 का मतलब क्या, जिसमें 100% राज्य की भागीदारी है, उसमें इस चीज को ध्यान रखना, धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ इस लाइन में, इस वाली लाइन में, कि धार्मिक जो निर्देश हैं वो पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। किसी भी सूरत में किसी धर्म का प्रचार ऐसी संस्थाओं में नहीं हो सकता। और वहीं पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो रूल है, ये जो व्यवस्था है, ये किसके खिलाफ हो जाएगी अगर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी? धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता। बेसिकली इस धर्म निरपेक्षता की रक्षा के लिए
ही तो हम आर्टिकल 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लेके आए। तो क्या हम ऐसा प्रोविजन बना सकते हैं जो इस धर्मनिरपेक्षता के ऊपर ही चोट कर दे? नहीं बना सकते हैं ना। तो वही बात है, राज्य की संस्थाओं में नहीं होगा। दूसरे में धार्मिक शिक्षा की ये भी बता चुकी हूं कि भाई राज्य केवल प्रशासन करता है, लेकिन उसकी स्थापना किसी अन्य जो है न्यास द्वारा हुई है, उसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। लेकिन उसमें वो जो धार्मिक शिक्षा है उसमें भी क्या प्रोविजन किया गया है, यहाँ थर्ड लाइन याद कीजिए, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते धार्मिक शिक्षा देने के लिए, बाध्य नहीं कर सकते, उसके स्वविवेक पे है। यदि वो लेना चाहता है तो धार्मिक शिक्षा ले, नहीं लेना चाहता है तो हम बाध्य नहीं कर सकते। और तीसरा 3 और 4 में दोस्तों, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करते हो में स्वैच्छिक आधार पे धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। सेम वो बात वहां पे भी लागू होती है, यहाँ पे भी लागू होती है, स्वैच्छिक आधार पे धार्मिक शिक्षा की अनुमति लागू है। तो आर्टिकल 28 में आपको ये 4 चीजें ध्यान रखनी है। और इसमें ना ये नहीं है कि बैठ के रट रहे हैं राज्य, थोड़ी सी ना बुद्धि का यूज करना है, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग कीजिए आप, है ना, इतने समझदार हो आप लोग। सीधी सी बात है भाई, राज्य के द्वारा स्थापित संस्था है पूर्णतः, कैसे आप धार्मिक शिक्षा दे दोगे? नहीं दे सकते हो, वो हमारे धर्मनिरपेक्षता की जो मूल धारणा है उसके ही खिलाफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लिंक करके आप लोग याद कर लेना इस चीज को। तो हमारा आर्टिकल 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल हैं कि स्वतंत्रता का प्रावधान है दोस्तों, वो हमारा कंप्लीट होता है। घबराना नहीं है, रिवाइज भी कराऊंगी, मेरा पैटर्न है पढ़ा के मैं रिवाइज करवाती हूँ चीजों को। और आप लोग मेरे अनअकैडमी से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों के कुछ सुझाव हैं तो वो मुझे दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा स्पेशल क्लास पे 5 बजे MCQ को बिल्कुल नहीं भूलना है। सब लोग मुझे मिलेंगे, जो भी मुझे सुन रहे हैं, 5 बजे MCQ की क्लास में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे शाम को 5 बजे, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। बेसिकली संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए। मैं एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ। एक बार ना एक शायद यूपी पीसीएस का एक एग्जाम था, पीटी, और उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि अल्पसंख्यकों के अधिकार किस अनुच्छेद में सुरक्षित हैं। जब मैं 30 पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों को वहां फिर से बता दूंगी, यहाँ बता दूं। उसने 4-5 आर्टिकल दे दिया, आर्टिकल 25, आर्टिकल 27, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। अब हमको याद था कि आर्टिकल 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की व्यवस्था करते, तो बड़ा कंफ्यूजन हुआ, आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यकों के लिए कि आर्टिकल 30 है। तो क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है फिलहाल, जब मैं डिस्क्राइब करूंगी तो बताऊंगी आप लोगों को। अब देखिए, पहला आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली है, जिसकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। दोबारा पढ़िए, भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, नागरिकों की बात करता है, यानी कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है, केवल अल्पसंख्यकों को नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल जो 29 है वो बेसिकली सबको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है, केवल अल्पसंख्यकों को नहीं। तो यदि केवल अल्पसंख्यकों की बात आए तो आर्टिकल 30 सही होगा। ये क्वेश्चन समझे आप, हम आर्टिकल 29-30 अल्पसंख्यकों से रिलेट करके याद रखते हैं, तो इतनी सी बारीक बात भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है भाई, प्रत्येक नागरिक को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है आर्टिकल 29 के तहत। अब देखिए, किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत अपने संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में अब धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश में नहीं रोका जाएगा। किसी भी नागरिक को जो राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान है या उससे
सहायता प्राप्त संस्थान है, ठीक है। वही वाली बात हो गई ना कि भाई राज्य द्वारा यदि सहायता प्राप्त है या फिर राज्य द्वारा पोषित जो संस्थान है, किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा। किसी भी प्रकार का विभेद, जो मेरी मौलिक अधिकारों की क्लासेस कर रहे हैं उनको पता होगा कि किसी भी प्रकार का विभेद, वही 5 प्रकार के विभेद ध्यान रखने हैं। आर्टिकल 15 जाके देख लेना, ठीक है। इस बहाने एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, विशेषकर धर्म, जाति, भाषा के आधार पे। अनुच्छेद 19 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ये पूरे भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। इनको तो करता ही है, लेकिन यदि हम कहें कि केवल इनको करता है तो वो गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रख लेना। 30 पढ़ेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था जो मैं बोल रही थी केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः मान लिया जाता है कि आर्टिकल 29 केवल अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। ये माना जाता है। 29-30 आते ही अल्पसंख्यकों के मुद्दे दिमाग में आते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि भाई जैसी इस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि केवल अल्पसंख्यक मामलों में ही नहीं यूज होता, बल्कि क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों है। नागरिक कहाँ लिखूं, ये रहा, नागरिक शब्द में दोनों समाहित हैं। सीधे तौर पे बोला गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, ठीक है, ये दोनों जो हैं समाहित हैं। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आर्टिकल 29 से रिलेटेड हमने देख लिया कि भाई नागरिकों को, मैं एक बार रिवाइज कराऊंगी, घबराना नहीं है दोस्तों। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वो क्वेश्चन है जो हम गलत करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, हम लोगों को क्लियरिटी नहीं होती है दिमाग में। अब देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है। ये विशेषकर अल्पसंख्यकों को बोलता है। पहले यहाँ हेडलाइन देखिए कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, स्पेशली कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। क्लियर कट लिखा है। और अल्पसंख्यकों में दे देगा कि अनुच्छेद 30 केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है। पीटी का क्वेश्चन कि भाई अनुच्छेद 30 केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को भी ये अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार हैं एक एक करके देखेंगे। पहला, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। पहली बात, भाई वो अपने धर्म के उत्थान के लिए या अपनी भाषा के उत्थान के लिए, ठीक है, या अपने जो धर्म के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं, उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत, ठीक है। तो ये बेसिकली ना संपत्ति का अधिकार जब बाहर निकाला गया एक तरीके से मौलिक अधिकारों से 44वें संविधान संशोधन द्वारा, उस दौरान ऐड किया गया था। इतनी जो है क्लिष्ट लैंग्वेज में मत जाना, कोई जरूरत नहीं है, मोटा मोटा हमको याद रखना है, परीक्षा पास हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तीसरा देखिए, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। भाई आर्थिक सहायता दे रहा है तो अल्पसंख्यकों द्वारा जो प्रबंधित संस्थान है उनको भी एक तरीके से उतनी ही आर्थिक सहायता देगा जितनी कि दूसरे संस्थानों को दे रहा है, विभेद नहीं करेगा किसी भी आधार पे। तो पहला पॉइंट देख लिया और तीसरा पॉइंट देख लिया। मैं पीडीएफ में से ये हटवा दूंगी, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है। अब देखिए अनुच्छेद 30
अल्पसंख्यकों, बार बार बता चुकी हूँ, भूलना नहीं है दोस्तों, गलत होता है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज को। धार्मिक और भाषाई की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए, जैसा कि 29 में है, के लिए नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 30 केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। और दो प्रकार के अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, अब देखिए अल्पसंख्यक जो शब्द है दोस्तों, उसको ना संविधान में कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है। बेसिकली यदि आपसे पूछे कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है, एक परिभाषा दे देंगे सुंदर सी, तो कंफ्यूज मत होना, पूरे संविधान में कहीं पे भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। और याद कीजिए अस्पृश्यता का अधिकार, याद कीजिए अस्पृश्यता के उन्मूलन का अधिकार याद कीजिए, आर्टिकल 17, तो वहां पे भी हमने पढ़ा था कि जो अस्पृश्यता है उसको भी कहीं पे डिफाइन या परिभाषित नहीं किया गया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, रिवीजन करते रहोगे याद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करते हैं। वैसे भी भारत की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या उससे पहले भी मातृभाषा का अधिकार बेसिकली हमारे यहाँ पे संरक्षित किया गया है, सुरक्षित किया गया है। और 30 भी ये बोलता है कि भाई अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 30 में हमने ये 2-3 बातें देखी, यही बातें ध्यान रखनी है मेनली, केवल अल्पसंख्यक, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन। अब आगे हम देखेंगे अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं, मार्कर कहाँ गया, ये रहा, वो 3 प्रकार की होती हैं, इतना ध्यान रखना। पहला, एक तो राज्य से आर्थिक सहायता और मान्यता लेने वाले संस्थान होते हैं कि भाई राज्य उनको आर्थिक सहायता भी देता है और मान्यता भी देगा। ठीक है, दो चीजें, सहायता भी और मान्यता भी, दो चीजें। ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता तो लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती, वही मान्यता तो देगा राज्य लेकिन आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। और तीसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते, ठीक है, लेकिन जो राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं होते, वो छोटे मोटे ही संस्थान होते हैं बेसिकली। पहले एवं दूसरे प्रकार के संस्थानों में पहला मतलब राज्य मान्यता भी दे रहा है और आर्थिक सहायता भी दे रहा है, दूसरा मतलब राज्य मान्यता दे रहा है लेकिन आर्थिक सहायता नहीं दे रहा, यानी कि कुछ अंश में राज्य का एक तरीके से प्रभाव है उस संस्था पे। ठीक है, चाहे वो आर्थिक सहायता के रूप में हो चाहे वो मान्यता के रूप में हो। तो पहले और दूसरे प्रकार के संस्थानों में राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था होगी। भाई राज्य का जहां हस्तक्षेप है, जहां राज्य का प्रभाव है जिन भी संस्थाओं में, वहां राज्य की जो एक पैरामीटर्स हैं उनको इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और किस किस पैरामीटर में दोस्तों, तो भाई आप जो शिक्षण, एक तरीके से शिक्षण स्टाफ है आपका, वो वेल क्वालिफाइड होगा। आपकी संस्थाएं हैं, आप उनका प्रबंधन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उठा के किसी को भी किसी से भी पढ़वाना शुरू कर दोगे आप। ठीक है, तो एक बेसिक जो डिग्री है उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए राज्य की मान्यता को पूरा करते हुए। पहली बात, पाठ्यक्रम हमारे अनुरूप होना चाहिए। अब आप अपना ही पाठ्यक्रम डिजाइन कर दोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, तो पाठ्यक्रम भी हमारा ही होगा। शैक्षणिक मानक, आप ने किसी को नौकरी पे रख लिया आपके संस्थान ने और आप उसको न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दे रहे हो, एक तरीके से मानदेय दे रहे हो, तो वो भी गलत होगा। शैक्षणिक जो मानक है वो भी हमारे अनुसार होंगे और एक तरीके से शैक्षणिक मानक हमारे अनुसार होंगे और मानदेय भी आप न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं दोगे उसको, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और आर्थिक सहायता प्राप्त है। और जो मानक है वो भी हमारे फॉलो करोगे। अनुशासन और जो भी सफाई व्यवस्था है वो पूरी राज्य द्वारा फॉलो होगी, यहाँ पे राज्य के मानकों के अनुसार होगी। इतना समझ में आया? और इसके लिए ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, सीधी सी बात है, राज्य का प्रभाव है तो राज्य के मानक उनको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर मैं एक लाइन में आप लोगों को बताऊं तो। अब देखिए जो तीसरे प्रकार का संस्थान है, ना तो राज्य मान्यता दे रहा है और ना ही राज्य आर्थिक सहायता दे रहा है। इस प्रकार के संस्थान प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र होते हैं, परंतु सामान्य
कानून हैं जैसे ठेका कानून या श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनिमय आदि आवश्यक रूप से क्या राज्य के फॉलो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो श्रम कानूनों का उल्लंघन कर दे, मतलब राज्य के जो कानून हैं उस संस्थान से रिलेटेड वो उनका उल्लंघन नहीं करेंगे। हाँ, प्रशासनिक मामलों में वो स्वतंत्र है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा उसमें। ठीक है, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस मामले को, इस वाद को भले ही मत याद रखना, फिर भी देख लेते हैं। सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस आया था 2007 का, के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक जो शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया। कुछ सिद्धांत दे दिए। पहला क्या दिया दोस्तों, कि भाई शैक्षिक संस्थानों को स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। पहला, अपने शासी निकाय चुनने का अधिकार, जिसमें संस्थापकों का भरोसा हो, संस्था को भली भांति चला सके। कि भाई जो उस संस्था के शासी निकाय होते हैं, गवर्निंग बॉडी होती है बेसिकली, वो अपनी मर्जी से चुन सकते हैं जिनको नॉलेज हो उस विषय का और जो संस्था को भली भांति चला सके। ठीक है। दूसरा, शिक्षण कर्मचारी जो होते हैं दोस्तों, शिक्षण जो कर्मचारी होंगे, टीचर्स होंगे, वहां पे प्रोफेसर्स होंगे, शिक्षक, व्याख्याता तथा प्रधानाध्यापक और प्राचार्य तथा शिक्षेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति करने, साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा। ठीक है, वही नियुक्ति करेंगे, भले ही मानक किसके, राज्य सरकार के हैं। 2 कंडीशन में बता चुकी हूँ, नियुक्ति करेंगे और उनके विरुद्ध यदि वो लापरवाही करते हैं, ठीक है, किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार भी उनको दिया गया है। ये 2 बातें ध्यान रखनी है। अपनी पसंद के हर विद्यार्थी को प्रवेश दिलाने तथा एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार है। भाई आप सुसंगत शुल्क ढांचा मतलब एक फीस आप तय करोगे, लेकिन वो सुसंगत होनी चाहिए। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से आप एकदम बढ़ा के फीस ले लोगे। ठीक है। अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों के संस्थान हित में उपयोग करने का अधिकार, अपनी जो संपदा है और परिसंपत्तियों का उनका संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता। अब इस चीज को समझिए कुछ लोग कहेंगे कि भाई क्या जरूरत थी अल्पसंख्यकों को अधिकार देने की, ये तो बहुसंख्यकों के समानता के अधिकार का उल्लंघन हो गया, है ना। कहेंगे, बुद्धि तो बहुत है ना लोगों के पास, कहेंगे कि भाई ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो गया, अल्पसंख्यकों को क्या जरूरत थी इस तरीके का अधिकार देने की। तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि ये बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए है, कि भाई अल्पसंख्यक क्या करें, बहुसंख्यकों के समकक्ष आ जाएं, इक्विवेलेंट आ जाएं, ना कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए। जो संविधान निर्माता थे उनके विचारों को समझिए, जो उनका उद्देश्य था दोस्तों वो केवल इतना था इस मौलिक अधिकार को ऐड करने का कि भाई जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यकों के समकक्ष आ जाएं, समानता का जो अधिकार है उसके आदर्श की परिपूर्ति हो जाए। ये अधिकार देने का हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम अल्पसंख्यकों को अधिक अधिकार देने की मान्यता में विश्वास रखते हैं। हम अधिक अधिकार नहीं दे रहे हैं, हम ये अधिकार क्यों दे रहे हैं, ताकि समता की स्थापना हो जाए, बहुसंख्यकों के समकक्ष वो लोग आ जाएं। ठीक है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की मान्यता थी। अब देखिए, देश का सामान्य कानून जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, एक एक शब्द को ध्यान देखिएगा कि देश का जो सामान्य कानून जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, ये 3 वर्ड्स तो आप बार बार 25 से पढ़ते आ रहे हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान इत्यादि से संबंधित है, जो सब पर लागू होता है, अल्पसंख्यक संस्थानों पे भी लागू होगा। क्लियर कट बात बोल दी गई है कि भाई जो अभी तक लागू होते जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रोविजन कि भाई अल्पसंख्यक संस्थान कुछ ऐसे संस्थानों का निर्माण कर ले जो राष्ट्र हित के खिलाफ है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, समाज कल्याण के विपरीत है, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है, नैतिकता, स्वास्थ्य के लिए खतरा है, स्वच्छता के लिए एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है,
कराधान इत्यादि से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं जो पहले लागू होते हैं, यहाँ पे भी अल्पसंख्यक संस्थानों पे भी लागू होंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे थे, ये देखिए यहाँ से, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्ण या अबाध नहीं है। इसका क्या मतलब है? संपूर्ण या अबाध नहीं है, इसमें भी कुछ क्राइटेरिया तय हो जाते हैं दोस्तों। राज्य द्वारा निर्धारित अहर्ता शर्तों योग्यताओं का पालन किए जाने की शर्त पर अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को शिक्षक व्याख्याता की नियुक्ति युक्ति युक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसे संस्थान जहां पे राज्य क्या एक तरीके से यहाँ पे है ना, अनुदान रहित अल्पसंख्यक जो शैक्षिक संस्थान है जिनको राज्य अनुदान नहीं देता है, वो जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान होंगे उनको जो टीचर्स या व्याख्याता नियुक्त करते हैं उनको युक्ति युक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी। जो उनको ठीक लगे वो उनको वेतन देंगे। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, जहां पे राज्य अनुदान नहीं दे रहा है। और राज्य द्वारा सहायता के विस्तार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की प्रकृति एवं चरित्र नहीं बदलता, इस चीज को भी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा आज हमने 2 आर्टिकल्स बेसिकली 25 से लेके 30 तक के जितने भी आर्टिकल थे उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया। मेरा विचार है आप समझ गए होंगे इसको। पीटी में मैं फिर बता रही हूँ आप लोगों को, ये जो अभी तक मैंने मौलिक अधिकार करवाए हैं आर्टिकल 12 से लेके 30 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस पे एक क्लास और होगी जिसमें मैं सम अप कर दूंगी दोस्तों। ये हमने इतने बेहतरीन तरीके से किए हैं। अब हमारा टाइम क्या है? रिवीजन का। रिवीजन कैसे होगा? एमसीक्यू के माध्यम से। मैं एमसीक्यू लाऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में, जैसे ही मौलिक अधिकार खत्म होंगे। अभी तक हमारी जितनी क्लासेस हुई हैं हर एक क्लास को हम एमसीक्यू के माध्यम से एक तरीके से रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, और वहां पे मैं आप लोगों से एक सक्रियता की उम्मीद रखती हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे हो, बहुत ध्यान से सुनते हो मेरी क्लासेस को, बहुत सपोर्ट कर रहे हो यार, थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों एमसीक्यू के माध्यम से आपको सक्रियता दिखानी होगी। कैसे? क्वेश्चन मेरे होंगे, आंसर आप लोगों के होंगे। ठीक है, तो पूरी मेरी क्लासेस को जहां जहां आपको कंफ्यूजन है सुनिए, और जहां फिर भी कंफ्यूज हैं आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछिए दोस्तों। एक एक क्लास का रिवीजन एमसीक्यूज के माध्यम से होगा। वहां पता लगेगा कि आप कुछ पढ़ भी रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उसका अप्लाई हम कैसे करेंगे। ठीक है, वो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो फटाफट क्या एक क्विक रिवीजन जो है वो कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 15 में हमने 3-4 चीजें पढ़ी। अंतःकरण की, किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, 4 चीजें हमने देखी। उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा कि ये नागरिकों के साथ गैर नागरिकों सबके लिए है, और 3 आधारों पे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और हेल्थ स्वास्थ्य के आधार पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। हमने देखा किस तरीके से 4 तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है, और ये सामूहिक रूप से दिया गया है। बेसिकली धार्मिक जो संस्थान है, संप्रदाय हैं उनको। ठीक है, यहाँ पे जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनके क्राइटेरिया क्या होने चाहिए कि भाई इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। ये मैंने उस समय बोला था, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फटाफट देख लो। भाई धार्मिक संप्रदाय है तो उसका कुछ अभिलक्षण होंगे ना, एक सामान्य संगठन होगा, एक विशिष्ट नाम होगा। ठीक है, सत्यार्थी सभा या कुछ भी सभा या कुछ भी एक तरीके से अलग अलग धर्म का, और यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनके विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्म संतुष्टि के लिए अनुकूल हो। यानी जो ये धार्मिक संप्रदाय, यहाँ पे लिख देती हूँ, फटाफट देख लीजिए, रिवीजन कर रहे हैं। धार्मिक संप्रदाय से क्या मतलब है कि भाई एक सामान्य संगठन हो, विशिष्ट नाम हो उसका, और जो उस धार्मिक संप्रदाय में शामिल लोग हैं उनकी धार्मिक जो अभिव्यक्ति है या विचार है, विश्वास तंत्र है, वो एक हो और उनकी आत्मिक जो तुष्टि है उसके अनुकूल हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 26 में धार्मिक प्रबंधन
धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से रोक की बात है, और साथ ही राज्य के करों को आप किसी एक धार्मिक विशिष्ट धार्मिक उत्थान में या रख रखाव में खर्च नहीं करेंगे। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता की बात की गई थी दोस्तों, कि किस तरीके से राज्य निधि से पूर्ण पोषित जो संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और 3-4 मान्यताएं थी कि किस में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किस में नहीं दी जा सकती, और जिसमें दी जा सकती है उसमें भी आप बाध्यकारी शिक्षा नहीं दे सकते। वो व्यक्ति की स्वैच्छिकता पे निर्भर करती है कि वो शिक्षा लेना चाहता है कि नहीं। ठीक है, ये मैंने बताया था कि किस में प्रावधान है, किस में नहीं। ये फिर से आप रिवीजन करेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण मैंने बताया यहाँ पे आर्टिकल 29 में बेसिकली कि भारत के नागरिकों को बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और यहाँ मैंने बहुत फोकस करके आप लोगों को क्या बताया था कि ये सभी नागरिकों को है, केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय की व्याख्या मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात है दोस्तों। और यहाँ पे अल्पसंख्यक 2 प्रकार के, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, और कैसे कैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना करते हैं। 3-4 क्राइटेरिया बताए हैं। कुछ राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है, कुछ केवल मान्यता प्राप्त है, और कुछ भी प्राप्त नहीं है। तो तीनों के जो रेगुलेशंस हैं वो अलग होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने ये बताया था कि किस तरीके से वहाँ के जो मानक है, मानदेय है, वो कैसे कैसे लागू होंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बताई थी कि 30 ये हो गया, हाँ, कि यहाँ पे भी आर्टिकल 30 में भी ये 5-6 आधार हैं दोस्तों, चाहे राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, जो सार्वजनिक व्यवस्था है, नैतिकता है, उनके आधार पे एक तरीके से हम यहाँ पे भी वो सारे प्रोविजन लागू होते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। मतलब खुली छूट नहीं दे सकते यार। मौलिक अधिकारों में जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हर एक मौलिक अधिकार के कुछ एक अपवाद हैं। ठीक है, तो उन अपवादों को भी ध्यान रखना है, और केवल ध्यान ही नहीं रखना है, उन अपवादों का मूल समझना है कि भाई अपवाद दिए गए हैं तो क्यों दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 25 से 30 कंप्लीट होता है दोस्तों। 20 और 21 फरवरी को सबमिट होने वाला है, जहां पे अपने अपने क्षेत्र के जो विशिष्ट लोग हैं वो आप लोगों से मुखातिब होंगे। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। 20 और 21 फरवरी को होने वाला है, रजिस्टर कीजिए अभी से। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ललिता YT कोड का यूज करें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल unacademy_lalitha_kumari पे फॉलो कीजिए। अपने डाउट्स, अपने सुझाव मुझे बताइए दोस्तों। आपको यदि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और क्या नहीं भूलना है, आज शाम 5 बजे MCQ हिस्ट्री, ठीक है, आपकी PT के 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी से। ये वो 2 सेक्शन है जो बहुत इजी होते हैं, जिनमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, हमें बस बेसिक समझना होता है, अवधारणात्मक समझ हमारी बन गई, कुछ घटनाक्रम हमको याद हो गए, तो इजी क्वेश्चन होते हैं जिनको हम किसी भी कंडीशन में गलत नहीं कर सकते। और ये प्रवृत्ति कब आएगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा MCQs लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सुनेंगे टीचर की बात को, तो आप लोगों की ये प्रवृत्ति बिल्कुल सही हो जाएगी। पॉलिटी के MCQs हम शनिवार को मैराथन क्लास में सॉल्व करते हैं। स्पेशल क्लास शाम 5 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैं हिस्ट्री के MCQs ला रही हूँ, और एक लिंक दिया होता है दोस्तों, वहां प्रोफाइल लिंक पे मुझे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, और ये मौलिक अधिकार के MCQs के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, अब रिवीजन का टाइम आने वाला है, अगले 3-4 दिन तक रिवीजन चलेगा हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।